वेलकम फ्रेंड्स। स्वागत है आप सभी का समृद्धि क्लासेस के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर, जहां मैं अजय वर्मा आज आपके लिए लेकर आया हूं हमारा सेकंड टॉपिक, भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन। हम इस टॉपिक के साथ आज शुरुआत करेंगे। इसके पहले हमने जो 3 क्लासें ली थी उसमें हमारा पुराना टॉपिक खत्म हो चुका था पूरा। उसके हमने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी पूरे कर चुके थे। तो आज हम इस नए टॉपिक को यहाँ से स्टार्ट करेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए स्टार्ट करते हैं हम। भौतिक भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन के बारे में आज हम बात करने जा रहे हैं। तो देखिए फ्रेंड, भौतिक परिवर्तन क्या होता है? भौतिक परिवर्तन क्या होता है? भौतिक परिवर्तन होता है वह परिवर्तन जिसमें पदार्थ के संगठन में कोई परिवर्तन ना हो, वो कहलाता है भौतिक परिवर्तन। ठीक है। अब आप देखिएगा, पदार्थ के जो भौतिक गुण होते हैं वो क्या होते हैं? पदार्थ के भौतिक गुण होते हैं वो क्या होते हैं? वो होते हैं पदार्थ का आकार हो गया, पदार्थ का माप कह लीजिए, या आप इसको कह लीजिए पदार्थ की साइज। ठीक है। पदार्थ का रंग कह लीजिए, या आप पदार्थ की अवस्था कह लीजिए। जब इन सब चीजों में परिवर्तन होता है, जैसे पदार्थ की अवस्था हो गई, पदार्थ का आकार हो गया, पदार्थ का रंग हो गया, या पदार्थ का साइज हो गया, जब इनमें कोई चेंजेस होता है पदार्थ में, तो उसे कहा जाता है पदार्थ का भौतिक परिवर्तन। सही है। तो पदार्थ के भौतिक परिवर्तन में क्या होता है? जैसे हमारे पास पानी है, पानी को हमने फ्रीज किया तो वो बर्फ बन गया, तो उसका अवस्था चेंज हुई। पहले वो द्रव अवस्था में था, उसकी अवस्था चेंज हुई, वो ठोस हो गया। जब उसको हमने गर्म किया तो वो भाप बन गया, तो वो गैसीय अवस्था में हो गया। ठीक है। पदार्थ का आकार मान लीजिए, जैसे मान लीजिए मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूं। ये मान लीजिए हमने एक कागज लिया। मान लीजिए हमने ये एक कागज लिया, हमने ये एक कागज लिया। ठीक है। अब हमने क्या किया, इस कागज के कुछ टुकड़े किए, ये कागज के हमने कुछ टुकड़े कर दिए, कागज को अलग अलग हिस्सों में काट दिया हमने। ठीक है। ये हमने कागज के क्या किए, कुछ टुकड़े कर दिए। ठीक है। अब जैसे मान लीजिए ये अकेला एक टुकड़ा है, ओके, या ये एक टुकड़ा है। आप इस टुकड़े को क्या कहेंगे? ये टुकड़ा जब हमने काटा कागज को, तो ये जो टुकड़ा है आप इसको क्या कहेंगे? आप इसको भी कागज ही कहेंगे। और ये जो पूरा है आप इसको भी कागज ही कहेंगे। आपने कागज को काटा या फाड़ा, फिर उसको एक जगह रख के व्यवस्थित करने की कोशिश की, टेबल पे रखकर उसके सभी टुकड़ों को जोड़ के आपने पुनः कागज बनाने की कोशिश की, लेकिन वो पूरा कागज उस तरीके से नहीं बन पाया। लेकिन
ये जो टुकड़ा है ये भी कागज ही कहलाया, और कोई सा टुकड़ा है वो भी कागज ही कहलाया। तो इससे हमने क्या समझा, रहा तो वो कागज ही, इसके जो भौतिक गुण थे कागज के वो रहे तो कागज ही, बस इसका आकार बदल गया, आकार इसका चेंज हो गया, लेकिन इसके गुणों में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, गुणों में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, परिवर्तन नहीं हुआ। पहले क्या था, पहले कागज था, मैंने फाड़ा इसको तो ये दूध तो नहीं बन गया, कागज ही रहा, फिर भी जो छोटा टुकड़ा था वह भी कागज ही रहा, ये पूरा भी कागज ही था। ठीक है, तो हमने यहां से क्या समझा कि पदार्थ का जो पूरा स्वरूप था इसका, ठीक है, इसका जो आकार था सिर्फ वही चेंज हुआ, लेकिन इसके जो गुण थे वो बिल्कुल चेंज नहीं हुआ, कागज का ये कागज ही रहा। चलिए आगे मैं आपको बताता हूँ। आपने स्कूल में क्लास में बचपन में देखा होगा, सर जिस बोर्ड पे पढ़ाते हैं तो चौक, जो चौक यूज लिया जाता है, घिसता है, नीचे उसका पाउडर जमा हो जाता है। आप किसी चौक को लीजिए, उसको जब घिसेंगे और उसमें थोड़ा पानी मिला के उसका पेस्ट बनाएंगे, और जब उसको एक चौक का शेप देके और दोबारा से उसको ठंडा करके आप उसको जमा के फिर से चौक बना सकते हैं। तो ये क्या हुआ, ये हुआ उसका भौतिक गुण। ठीक है, जैसे ये मान लीजिए ये चौक है, आपने इसका एक पाउडर बनाया, ठीक है, तो जब आपने इसका पाउडर बनाया तो ये चौक का पाउडर हुआ, और आपने इसमें मिक्स किया पानी, पानी आपने इसमें डाल दिया, और जब पानी डाल के इसको घोल के अच्छे से इसको सुखाने को रखा, ऐसा वापस उसी शेप में, जैसी चौक की शेप थी उसी शेप में आपने इसको सुखाने को रखा, तो ये वापस से चौक बन गया, बना कि नहीं, बन जाएगा, ये फिर से चौक बन जाएगा। तो ये क्या हुआ, इसका हमने केवल आकार बदला था, पहले ये एक बड़ी शेप में था, इसको घिसा तो ये छोटी छोटी शेप में हो गया, और इसमें जब फिर से पानी मिला के इसको दोबारा वैसे ही आकार देने की कोशिश की तो फिर से चौक बन गया। तो हमने क्या किया था, इसके आकार में परिवर्तन किया था, गुण तो इसका वही था ये चौक ही, तो इसमें क्या हुआ, ये भौतिक परिवर्तन हुआ। जैसे आप ये बर्फ का देखिए, सॉरी, ये बर्फ का देखिए आप, पानी था, हमने इसको बर्फ बनाया, जमा के इसको बर्फ बनाया, लेकिन जब इसको थोड़ा बाहर रखा तो ये वापस से मेल्ट होके पानी बनने लगी। ठीक है, तो इसमें भी क्या हुआ, इसका खाली आकार इसका चेंज हुआ, और इसकी अवस्था चेंज हुई, इसकी अवस्था चेंज हुई, अवस्था जिससे पहले ये ठोस था, बर्फ था, ठोस था, लेकिन जब ये पानी बना, जब ये पानी बना तो ये द्रव अवस्था में आ गया। ठीक है, समझ रहे आप। तो जिस पदार्थ के आकार, साइज में, उसकी अवस्था में चेंज होते हैं, जो चेंजेस होते हैं वो सब क्या होते हैं, वो सारे भौतिक परिवर्तन में आते हैं। देखिए मैं आपको इधर से थोड़ा समझाने का कोशिश करता हूँ। ये देखिए हमारे पास लिक्विड था, पानी था, ये मान लीजिए, जब हमने इसको फ्रीज किया, इसको जमने के लिए रखा, तो ये सॉलिड में बदल गया, क्या हो गया, ये बर्फ बन गया। ठीक है, अगर हम इसको गर्म करते हैं, हाँ, अगर हम इसको गर्म करते हैं और जब ये पिघलने लगता है, तो आप देखिएगा जब आप पानी उबालते हैं किसी कंटेनर में, उसके ऊपर कोई प्लेट रख देते हैं, तो उसके ऊपर जो पानी की बूंदें इकट्ठी हो जाती है, उसको जब आप दोबारा से ठंडा करेंगे तो वो दोबारा से पानी बन जाता है। ये जो वाष्प बन के और प्लेट पे लगा, आपने इसको वापस से ठंडा किया और ये फिर से पानी बन गया। सही है, ये क्या हुआ था, इसकी सिर्फ अवस्थाएं चेंज हुई थी, था वो पानी ही। तो ये क्या है, ये हुआ उसका भौतिक परिवर्तन। अब आप इस पूरे डायग्राम को या तो इस तरीके से समझ लीजिए या उल्टे तरीके से आ जाइए। जैसे आपके पास पानी था, आपने उसको सीधा गर्म किया, ठोस नहीं बनाया, सीधा गर्म किया, वो वाष्प बन गया, जो वाष्प बना आपने उसको जमा के और बर्फ बना दिया। ठीक है, आप चाहे इसको ऐसा समझ लीजिए। ये जो इनकी अवस्थाओं में चेंज हो रहे हैं, इन्हीं को हम भौतिक परिवर्तन कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब मैं आपको थोड़ा सा बताता हूं रासायनिक परिवर्तन क्या होता है, रासायनिक परिवर्तन के बारे में बताता हूं।
फिर मैं आपको इन दोनों के बीच में डिफरेंस बताऊंगा थोड़ा, और उससे आपको बहुत अच्छे से समझ आने लगेगा कि इन दोनों में क्या ऐसे चेंजेस है जिससे एक होता है भौतिक परिवर्तन और एक होता है रासायनिक परिवर्तन। वो सब आपको अच्छे से समझ आने लगेगा। पर मैं आपको पहले थोड़ा रासायनिक परिवर्तन के बारे में बता देता हूँ कि ये होता क्या है। इसमें क्या होता है, देखिए, वह परिवर्तन जिसमें क्या, जिसमें एक या एक से अधिक, क्या होता है इसमें, एक या एक से अधिक नए पदार्थों का निर्माण होता है। क्या होता है, नए पदार्थों का निर्माण होता है। ये होता है रासायनिक परिवर्तन। ठीक है। और मैं थोड़ा बताऊं, जो रासायनिक परिवर्तन होता है इसके जो गुणों में चेंज होते हैं, इसके जो रसायन है वो चेंज होते हैं। तो रासायनिक परिवर्तन को क्या कहते हैं, रासायनिक परिवर्तन को ही रासायनिक अभिक्रिया भी कहते हैं। रासायनिक परिवर्तन को ही रासायनिक अभिक्रिया भी कहते हैं। मैं आपको थोड़ा कुछ एग्जांपल देके और समझाने की कोशिश करता हूँ। ये देखिए, आपने देखा होगा कहीं गार्डन में, पार्क में, या कहीं आप गए होंगे तो आपने क्या देखा होगा, जो वहां पे गेट लगे हुए हैं, गार्डन के जो गेट लगे हुए हैं, उन पे क्या हुआ, उन पे जंग लग गया। ये देखिए, ऐसे उन पे जंग लग गया। तो लोहे पर जो जंग लगता है वो किस वजह से लगता है, वो लगता है कि एक तो सर क्या होना चाहिए, नमी होनी चाहिए। ठीक है। और वहां पे क्या होना चाहिए, वहां पे ऑक्सीजन होनी चाहिए। ठीक है। क्या है, लोहा है, जैसे खुले में हमने लोहे को छोड़ दिया, ये मान लीजिए ये ऐसी, ये लोहा है, खुले में हमने लोहे को छोड़ दिया। जो हमारे घर में देखे होंगे आपने कि हथौड़ा होता है ना, या कोई पराती होती है ना, या कुछ ऐसे लोहे के बहुत सारी चेन हो गई, है ना, कुंदे होते हैं, इन पे जंग लग जाता है। तो वो किस वजह से लगता है, लोहा है, लोहे को हमने खुले में छोड़ दिया। अब जो एटमॉस्फेयर है उसको एब्जॉर्ब करके क्या होता है, और नमी और ऑक्सीजन, जब इनसे लोहे का मिलना होता है, जब इनसे लोहे का मिलना होता है तो क्या करते हैं, लोहे के जो परमाणु होते हैं, लोहे के परमाणु जो होते हैं वो धीरे धीरे ऑक्सीजन से मिलकर, लोहे के जो परमाणु होते हैं धीरे धीरे ऑक्सीजन से मिलकर लोहे के ऑक्साइड बना देते हैं, लोहे के ऑक्साइड बनाते हैं, ऑक्साइड बनाते हैं। और क्या होता है, ये प्रक्रिया लंबे समय तक चलती रहती है, यही प्रक्रिया कंटिन्यू रहती है, यही प्रक्रिया जारी रहती है। ठीक है। देखिए क्या होता है, जब लोहे को खुले वातावरण में छोड़ा जाता है तो वहां से नमी और ऑक्सीजन जब लोहे के संपर्क में आती है तो जो लोहे के परमाणु होते हैं वो क्या करते हैं, धीरे धीरे ऑक्सीजन से मिलकर लोहे के ऑक्साइड बनाते हैं। और ये प्रक्रिया लंबे समय तक चलती रहती है। तो लोहे पर जंग लगना जारी रहता है, थोड़ा जंग लगा, फिर थोड़े टाइम बाद और जंग लगा, और इसी जंग को ही क्या कहते हैं, इसको कहते हैं कोरोजन, कोरोजन कह देते हैं, या इसी को संक्षारण कह देते हैं। समझ रहे हैं। और मैं आपको इसका एक आधा और उदाहरण बता देता हूं। आपने देखा होगा, ये क्या है, ये है एक मैग्नीशियम का तार है। ठीक है। मैग्नीशियम का एक तार लेते हैं और उसको क्या है, उस तार को रेगमाल होता है ना, रेगमाल से अच्छे से घिस लेते हैं। ठीक है। रेगमाल से उसको घिस कर क्या करें,
जब मैग्नीशियम के तार को रेगमाल से घिसकर उसको आग के पास ले जाते हैं, या मोमबत्ती ले लीजिए, मोमबत्ती के पास ले जाते हैं उसको, तो वो क्या करता है, एक सफेद ज्वाला में जलने लगता है। क्या? सफेद प्रकाश देता है, वो सफेद प्रकाश देता है ना। इसमें होता क्या है, देखिए मैं आपको थोड़ा रिएक्शन के साथ समझाना चाहूंगा। ये हमारे पास हुआ मैग्नीशियम, ये जो है ये मैग्नीशियम का ही एक वायर है, तो हमारे पास क्या हुआ, हमारे पास हुआ मैग्नीशियम। ठीक है, और जब इसको हम घिसके और मोमबत्ती के पास ले जाते हैं तो क्या होता है, जो मैग्नीशियम होता है, आपको पता है जलाने के लिए कौन सी गैस आवश्यक होती है, बिना ऑक्सीजन की उपस्थिति के आग नहीं लग सकती। जलाने के लिए ऑक्सीजन जरूरी होता है। तो जो मैग्नीशियम होता है जब ऑक्सीजन से क्रिया करता है तो क्या हो जाता है, ये बन जाता है मैग्नीशियम, मैग्नीशियम और ऑक्साइड। क्या बन जाता है ये बन जाता है MgO। क्या बन जाता है ये बन जाता है मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये एक यौगिक हो गया। ठीक है, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन ने जब क्रिया की तो ये एक यौगिक बन गया, ये बन गया हमारा मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, अब क्या किया, जो इसकी सफेद कलर की जो भस्म हुई थी, इसको जलने पर जो सफेद ज्वाला मिला था, उस राख को हमने क्या किया, जो सफेद भस्म थी इसकी, है ना, उसमें क्या किया, हमने थोड़ा पानी मिलाया। ठीक है, पानी मिलाया तो सफेद भस्म क्या बनी थी हमारे पास, वो बनी थी हमारे पास MgO। सर पानी मिलाया तो हमने इसमें क्या किया, पानी मिला दिया। ठीक है, तो अब हमारे पास क्या बनता है, हमारे पास बनता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, हमारे पास बनता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। और ये होता क्या है, ये होता है MgOH2। तो देखिए जब ये सारा केमिकल रिएक्शन हुआ, ये एक अपना मैग्नीशियम का एक फीता था या तार था, जब इसको रेगमाल से घिसकर और इसको जब जलाया तो इसने क्या किया, सफेद प्रकाश। ठीक है, तो मैग्नीशियम जो था ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाया। ठीक है, और उसी भस्म के साथ जब हमने पानी मिलाया, एक यौगिक वहां बन चुका था, जब इसके साथ हमने पानी मिलाया तो हमारे पास एक नया यौगिक बन के तैयार हुआ, ये हुआ मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। तो इससे क्या समझे, जो केमिकल रिएक्शन होती है उसमें नए यौगिक का निर्माण होता है, पुराना कुछ नहीं रहता। भौतिक परिवर्तन में क्या था, कागज था उसका कागज ही रहा, पानी था उसका पानी ही रहा। लेकिन जो रासायनिक परिवर्तन होते हैं उनमें क्या होता है, जब एक एलिमेंट चेंज होता है ना, जब उसमें रासायनिक गुणों में चेंज किया जाता है तो उससे नया पदार्थ बनता है। क्या होता है, उससे नया पदार्थ बनता है। ठीक है, मैं आपको थोड़ा भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन के बारे में थोड़ा थोड़ा डिफरेंस बताता हूं। ये देखिए, यहां से मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। ये है भौतिक परिवर्तन, फिजिकल चेंजेस। ठीक है, और यह है रासायनिक परिवर्तन, केमिकल चेंजेस। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, देखिए पहला वाला, पदार्थ के केवल भौतिक गुण, पदार्थ के भौतिक गुण क्या क्या बताया मैंने आपको, उसकी अवस्था, उसका रंग, उसकी स्मेल, गंध आदि में परिवर्तन होता है, तो ये हमारा भौतिक परिवर्तन होता है। लेकिन रासायनिक परिवर्तन से जो बनने वाला रासायनिक परिवर्तन से बनने वाला पदार्थ जो होता है, वो रासायनिक गुणों तथा संगठन में प्रारंभिक पदार्थ से पूर्णतः भिन्न होता है। मतलब इसका क्या समझे कि जो रासायनिक परिवर्तन से जो बनने वाला पदार्थ होता है, उसके जो रासायनिक गुण होते हैं और जो उसका संगठन, जिस एलिमेंट से मिलकर वो बना होता है, वो जो प्रारंभिक पदार्थ होता है उससे पूरी तरह अलग होता है, उससे अलग एक नया एलिमेंट बनता है, वो होता है हमारा रासायनिक परिवर्तन। ठीक है, दूसरा देखिए, परिवर्तन का कारण हटाने पर, जैसे मान लीजिए कोई स्पंज है, स्पंज पे मैंने जब हाथ रखा तो वो अपनी जो अवस्था थी उससे वो नीचे चला गया। ठीक है, जैसे ही मैंने हाथ हटाया वो पुनः थोड़े समय में अपनी अवस्था में वापस आ गया। तो क्या हुआ, कोई रबड़ है, मैंने खींचा, लंबा हो गया, लेकिन जैसे मैं छोड़ता हूं वो वापस अपनी अवस्था में आ जाता है। तो मैंने जो फोर्स लगाया, अगर मैं उसे हटा देता हूं तो आपने क्या देखा, परिवर्तन का कारण, परिवर्तन का क्या कारण था, मैंने जो फोर्स लगाया उसकी वजह से चेंज हुआ था, उस कारण को मैं हटा देता हूं
मैंने जो फोर्स लगाया अगर मैं उसे हटा देता हूं तो वो क्या होता है, पुनः प्रारंभिक पदार्थ प्राप्त हो जाता है, वह पुनः अपनी अवस्था वापस ले लेता है। मैंने बताया ना, रबड़ खींचा और जब अगर मैं अपना फोर्स हटा देता हूं तो रबड़ जिस अवस्था में पहले था वह उसी अवस्था में वापस चला जाएगा। तो ये क्या हुआ, ये हुआ पदार्थ का भौतिक परिवर्तन। ठीक है, इधर देख लीजिए, सामान्यतः प्रारंभिक पदार्थ पुनः प्राप्त नहीं किया जा सकता। जो पदार्थ है उसके अगर रासायनिक गुणों में चेंज हुआ है तो वो दोबारा प्राप्त नहीं किया जा सकता। एक एग्जांपल मैं आपको दे देता हूं इसका। मान लीजिए कि दूध है, दूध है, दूध को हमने जमा दिया, दूध से हमारा बन गया दही, दही बन गया। दही से क्या आप वापस दूध बना सकते हैं? नहीं बना सकते, क्योंकि इसमें दूध के जो रासायनिक गुण थे उनमें चेंजेस हुए हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। यह परिवर्तन अस्थायी होता है। अस्थायी का मतलब क्या समझे आप? अस्थायी मतलब बताया मैंने आपको, स्पंज पे अगर मैंने प्रेशर डाला तो वो थोड़े से टाइम के लिए चेंज हुआ, लेकिन मैंने जैसे ही प्रेशर हटाया वो पुनः अपनी अवस्था में लौट गया। वैसे ही इसमें क्या होता है, ये जो परिवर्तन होता है ना वो स्थायी होता है। एक बार अगर दूध से दही बन गया तो वापस दही से दूध नहीं बन सकता। तो ये क्या हो गया, ये स्थायी चेंजेस है। और ये जो है वो अस्थायी चेंजेस है कि हमने कागज को काटा तो रहा कागज ही, लेकिन ये जो चेंजेस है ये हो गए स्थायी। एक बार जो पदार्थ बन गया उससे वापस पुनः दोबारा दूसरा पहले वाला पदार्थ नहीं बन सकता। ठीक है, ये भी आप समझ गए। चौथा देखिए, इसमें नए पदार्थ का निर्माण नहीं होता है। भौतिक परिवर्तन का ये एक चौथा पॉइंट है। इसने कहा है कि नए पदार्थ का निर्माण नहीं होता है। नए पदार्थ का निर्माण आपको मैंने चार बातें बताई। कागज था, जब आपने उसको काटा तो वो कागज ही रहा। ठीक है, पानी था, अब आपने चाहे उसको जमाया हो, चाहे उसको गर्म किया हो, आपने कुछ भी किया हो, आखिर तक वो पानी ही रहा था। ठीक है, रबड़ है, आपने उसको खींच लिया वापस कर दिया, वो रहेगा तब भी रबड़ ही। तो इसमें क्या हुआ, इसमें कोई नए पदार्थ का निर्माण नहीं होता है। और जो रासायनिक परिवर्तन होता है इसमें क्या होता है, नए पदार्थ का निर्माण होता है। मैंने आपको बताया कि लोहा था, उसको हम खुली हवा में छोड़ देते हैं पानी की उपस्थिति में तो उस पर जंग लग जाता है। अब जंग लग गया, जंग एक अलग चीज है और लोहा अलग चीज है। ठीक है, तो इसमें क्या है, नए पदार्थ का निर्माण होता है। जो जंग बना था वो एक नया पदार्थ था। मैग्नीशियम के वायर वाला मैंने आपको बताया, ये देखिए इधर क्या, हाँ, ये जो मैग्नीशियम का वायर था जब इसको ऑक्सीजन में क्रिया करवाई तो हमारे पास मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बना था। ठीक है, सॉरी मैग्नीशियम ऑक्साइड बना था। लेकिन जब मैग्नीशियम ऑक्साइड को पानी के साथ क्रिया करवाई तो हमारे पास मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बना था। ठीक है, तो इसमें क्या हुआ, नए पदार्थों का निर्माण हुआ। अब जैसे मैंने आपको उदाहरण के लिए बताई, बर्फ हो गया, जल हो गया, वाष्प हो गया। बर्फ था, बर्फ से हमने जल बनाया, जल से बना है ये वाष्प, है ना। और इसका उदाहरण देख लीजिए आप, लोहे पर जंग लग रहा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्या एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है, लोहे पर जंग लगना किस प्रकार का परिवर्तन है। तो ये कौन सा परिवर्तन हुआ, ये हो गया रासायनिक परिवर्तन। ठीक है, अब मैं आपको एक हल्का सा थोड़ा इसके बारे में और बता देता हूँ। सॉरी एक होता है उत्क्रमणीय और एक होता है अनुत्क्रमणीय। आपको इन दोनों के बारे में जानना जरूरी है, क्योंकि क्या होता है ना, जो भौतिक परिवर्तन है, ये देखिए, ये जो भौतिक परिवर्तन है ये क्या होता है, जो भौतिक परिवर्तन है ये होता है उत्क्रमणीय। अब मैंने आपको कह तो दिया कि ये उत्क्रमणीय होता है, लेकिन आप कैसे जानेंगे कि ये उत्क्रमणीय होता है? आपको इसका मतलब ही नहीं पता होगा जब तक, तो आपको पता नहीं चल पाएगा नहीं उत्क्रमणीय है क्या अनुत्क्रमणीय है। वैसे अगर इसकी बात की जाए तो ये होता है अनुत्क्रमणीय, ये अनुत्क्रमणीय होता है और इसको कहते हैं इर्रिवर्सिबल। इर्रिवर्सिबल होता है ये। ठीक है, और जो ये उत्क्रमणीय होता है ये होता है रिवर्सिबल। आपको इसके नाम से पता चल रहा होगा, रिवर्सिबल मतलब वापस लौट सकते हैं, लेकिन इर्रिवर्सिबल में वापस नहीं लौट सकते। ठीक है, या मैं आपको थोड़ा सा इनके बारे में समझा देता हूँ। ठीक है, उत्क्रमणीय क्या होते हैं, उत्क्रमणीय पदार्थ, इसमें क्या होता है, जो पदार्थ होता है हमारा उसकी पुनः प्राप्ति हो सकती है, उसकी पुनः प्राप्ति हो सकती है।
पुनः प्राप्ति हो सकती है। जो उत्क्रमणीय परिवर्तन होते हैं उनमें क्या होता है, पदार्थ पुनः अपनी प्रारंभिक अवस्था में लौट सकता है। जैसे मान लीजिए कोई पदार्थ अपनी प्रारंभिक अवस्था में है, ठीक है, जैसे हम मान लीजिए पानी की ही बात कर लेते हैं, पानी अपनी प्रारंभिक अवस्था में, और इसमें जो ये एरो होते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, है ना। इसके साथ हमने ये वाला एरो लगाया, ठीक है, पानी अपनी प्रारंभिक अवस्था में है, तो पानी से मैंने क्या किया, पानी से बनाया मैंने बर्फ, ठीक है। अब मैं क्या बर्फ से वापस पानी बना सकता हूँ? हाँ सर, क्यों नहीं बना सकते, बर्फ से हम वापस पानी बना सकते हैं। ये जो एरो है इन पे अलग अलग लगाए हुए हैं, इनका मतलब होता है रिवर्सिबल, मतलब पुनः जो चीज बनी है उससे प्रारंभिक अवस्था वाली चीज पुनः प्राप्त कर सकते हैं। और ये हो गई, जैसे मान लीजिए ये अंतिम अवस्था हो गई, ये हो गई हमारी अंतिम अवस्था। तो क्या हुआ, प्रारंभिक अवस्था से कोई पदार्थ बनना स्टार्ट हुआ और अंतिम अवस्था पर पहुंचा, या फिर इसे उत्पाद भी कहते हैं, इसे उत्पाद भी कहते हैं। और उत्पाद से हम वापस हमें अपना पदार्थ प्राप्त हो जाए तो ये क्या होता है, ये होता है उत्क्रमणीय परिवर्तन, ठीक है। एक होता है अनुत्क्रमणीय परिवर्तन, सॉरी आज थोड़ी सी तबीयत खराब है। एक होता है अनुत्क्रमणीय परिवर्तन, इसमें क्या होता है, इसमें नए पदार्थ का निर्माण होता है, इसमें नए पदार्थ का निर्माण होता है। नए पदार्थ का निर्माण होता है। इसमें क्या होता है, जैसे मान लीजिए दूध है, ये जो एरो है, ये एरो, इसका मतलब होता है बनना, एक तरीके से इसका मतलब होता है बनना। जो केमिकल रिएक्शन होती है उनमें इसका मतलब होता है बनना, ठीक है। दूध से मान लीजिए ये दही बन गया, अब दही से वापस दूध नहीं बनेगा, तो इसमें क्या होता है, इसमें नए पदार्थ का निर्माण होता है। जैसे दूध से हमें मिला दही, लेकिन इसमें क्या होता है, हमें पानी से क्या मिला, पानी से हमें मिला बर्फ, बर्फ से हमें वापस पानी मिल जाएगा, तो ये क्या हुआ, उत्क्रमणीय परिवर्तन हुआ। और अनुत्क्रमणीय परिवर्तन में क्या होता है, नए पदार्थ का निर्माण होता है, जैसे दूध से दही का बनना, ये हो गया हमारा अनुत्क्रमणीय परिवर्तन। इसे, हाँ मैंने बताया ना आपको, इसे कहा जाता है इरिवर्सिबल, इरिवर्सिबल, इसे कहा जाता है इरिवर्सिबल और इसे कहा जाता है रिवर्सिबल, ठीक है। ये छोटी छोटी बातें आपको ध्यान रखनी है, आपके लिए बहुत जरूरी है। अब मैं आपको इन दोनों के बारे में भी थोड़े डिफरेंसेस बता देता हूँ कि कैसे होते हैं उत्क्रमणीय परिवर्तन और कैसे होते हैं अनुत्क्रमणीय वाले, ठीक है। ये देखिए, चलिए ये लेते हैं, ठीक है। जो हम बात कर रहे हैं वो हम बात कर रहे हैं उत्क्रमणीय अभिक्रियाओं के बारे में। तो इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं सर, सॉरी, इसे कहते हैं रिवर्सिबल, ठीक है। और जो अनुत्क्रमणीय होती है इसे कहते हैं इरिवर्सिबल, इरिवर्सिबल, ओके। तो देखिए वह अभिक्रिया जो दोनों दिशाओं में होती है, दोनों दिशाओं का मतलब मैंने आपको बताया कि एक तो जैसे हमने प्रारंभिक अवस्था से कोई उत्पाद बनाया तो उत्पाद से हम वापस प्रारंभिक अवस्था पा सकते हैं, तो ये क्या हुआ, वह अभिक्रिया जो दोनों दिशाओं में होती है, अर्थात अभिकारक से हमें उत्पाद मिल जाए तथा उत्पाद से पुनः हमें अभिकारक का निर्माण हो जाए, तो वो कौन सा परिवर्तन हो गया, वो हो गई उत्क्रमण अभिक्रिया, ठीक है। कौन सी होगी, उत्क्रमणीय अभिक्रिया, कौन सी हुई, जिनमें अभिकारक से हमें मिला उत्पाद और उत्पाद से हमें वापस अभिकारक मिल जाए, तो वो हमारे उत्क्रमणीय अभिक्रिया हुई, ठीक है। और इधर देखिए थे वह अभिक्रिया जो केवल एक ही दिशा में होती है, दिशा, एक ही दिशा, ये जो मैंने एरो का निशान बताया ना कि ठीक है बन गया अब वापस नहीं होगा, तो वह अभिक्रिया जो केवल एक ही दिशा में होती है, अर्थात जिसमें केवल अभिकारकों से उत्पाद बनते हैं, उत्पाद से वापस अभिकारक नहीं बन सकते, लेकिन इसका विपरीत नहीं होता। वही बात हुई जो मैंने आपसे कही कि अभिकारक से उत्पाद तो बन सकता है लेकिन उत्पाद से वापस अभिकारक नहीं बन सकता, ठीक है, उसे अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया कहते हैं। इन्हें साधारण तीर के द्वारा ही दर्शाया जाता है। बात वही है ना कि ये जो वाला तीर का निशान है ये होता है कि सर बन गया तो बन गया, अब वापस कुछ नहीं हो सकता। जैसे ये मेथेन है, इसके साथ दो ऑक्सीजन के अणु जुड़े तो इन्होंने क्या किया, कार्बन डाइऑक्साइड और जल बना लिया,
ठीक है। अब वापस इनको वापस मिक्स करके सर बोले कि वापस मिक्स करो, कुछ नया पुराना वापस दे दो हमें, तो नहीं होगा वैसा। ये वाला इसमें क्या तीर का ये वाला निशान लगा है, बस बन गया तो बन गया, अब चेंज नहीं हो सकता। इसमें क्या है, जैसे एक N2 हुआ, 3H2 है, 2NH3 बना दिया, जब इनका वापस विघटन होगा तो वापस हमें ये पदार्थ प्राप्त हो जाएगा। ठीक है। इन अभिक्रियाओं में दोनों ओर अर्ध तीर का चिन्ह लिखा जाता है। अर्ध तीर मैंने बताया ना, ये वाला ये होता है अर्ध तीर। इसका मतलब होता है कि सर अगर इधर जा सकते हैं तो सर वापस पीछे आ भी सकते हैं, लेकिन इसका जो मतलब हुआ वो हो गया, चला गया जो चला गया वापस नहीं आएगा। ठीक है। और देखिए, इन अभिक्रियाओं में अभिकारकों की मात्रा कभी भी शून्य नहीं होती। क्या समझे? जो अभिकारक है इनकी, ये जो हमारा प्रथम उत्पाद ये पदार्थ होता है, इसे अभिकारक कहा जाता है। जब इसकी क्रिया होती है तो लास्ट में हमें उत्पाद मिलता है। तो इसमें क्या होता है, जो अभिकारक की जो मात्रा होती है वो कभी भी शून्य नहीं होती। इसका मतलब क्या होता है कि ये पदार्थ कभी खत्म नहीं होगा और रिएक्शन हमेशा हमेशा बहुत लंबे समय तक चलती रहेगी, चलती रहेगी, चलती रहेगी। अर्थात अभिक्रिया कभी भी पूर्ण नहीं होती। इनकी जो अभिक्रियाएं होती हैं, उत्क्रमणीय जो अभिक्रियाएं होती हैं, वो लंबे समय तक कंटिन्यू चलती रहती है ना। सॉरी। इन अभिक्रियाओं में धीरे धीरे अभिकारकों की सांद्रता कम होती जाती है। ठीक है। ये जो अभिकारक है, मान लीजिए यही अभिकारक है, जब इसकी रिएक्शन इसके साथ होती रहती है तो ये धीरे 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 खत्म होने लगता है तथा उत्पादों की सांद्रता, ये जो उत्पाद बन रहे हैं इसकी सांद्रता कम हो रही है तो इसकी सांद्रता बढ़ती जाएगी। जैसे जैसे ये उत्पाद, ये अभिकारक कम होते जाएंगे, जैसे थोड़ा सा और कम हुआ और कम हुआ कम हुआ, इधर से ये बनना स्टार्ट हो रहे हैं, ये इनकी पूरी मात्रा बन जाती है। और ये क्या होता है, अभिक्रिया लगभग लगभग पूर्ण हो ही जाती है। इनका क्या होता है कि अगर उत्पाद बनना स्टार्ट हुआ तो जो अभिकारक है वो नष्ट होते जाते हैं और नए उत्पाद बनते जाते हैं। ठीक है। ये हुआ हमारा अगला। चलिए मैं आपको थोड़ा सा, इतना तो मैंने आपको करा दिया, अब मैं आपको कुछ ऐसे बता देता हूँ फैक्ट्स जो आपको एग्जाम में सीधे डायरेक्ट देखने को मिल जाएंगे, या जिनसे आप थोड़ा अंदाजा लगा सकते हैं कि ये भौतिक परिवर्तन होगा या रासायनिक परिवर्तन होगा। जो मैं आपको बातें बताने जा रहा हूँ उनसे आप देख के भी पता लगा सकते हैं कि सर भौतिक परिवर्तन है, या फिर आप कह देंगे कि नहीं इसमें रासायनिक परिवर्तन है। जैसा एग्जाम में आपसे पूछा गया तो आप सीधा कहेंगे कि सर इसमें तो ये वाला चेंजेस हुआ है। तो मैं आपको जो भौतिक परिवर्तन है उसके कुछ उदाहरण बता देता हूं जो अपने एग्जाम की दृष्टि से जरूरी होते हैं। तो मैं आपको बता देता हूं भौतिक परिवर्तन के उदाहरण। क्या? भौतिक परिवर्तन के उदाहरण। ठीक है, नोट करते रहिएगा। ठीक है, देख लीजिए आप। पहला उदाहरण क्या देखेंगे, भौतिक परिवर्तन का पहला उदाहरण कौन सा मैंने आपको बताया, कागज का काटना या कागज का फाड़ना। चाहे आप कागज को काटिए चाहे कागज को फाड़िए, वो क्या रहेगा, रहेगा वो कागज ही। ठीक है। दूसरा ले लीजिए, दूसरा हो जाएगा हमारा ठोस जो मोम होती है, ठोस मोम का पिघलना। ये भी क्या हुआ, ये हुआ एक भौतिक परिवर्तन है। लेकिन इसके साथ ये और देखिए, जो मोम का जलना होता है, मोम का जो जलना होता है वो रासायनिक परिवर्तन होता है। एग्जाम में कंफ्यूज किया जाता है बहुत बार। अगर मोम का पिघलना आ जाए तो वो होता है भौतिक परिवर्तन। मोम है, अगर वो पिघली है तो जहां नीचे जमा होगी वापस उसको इकट्ठा करके दोबारा से मोम बनाया जा सकता है। लेकिन जो मोम का जलना होता है, जब वो पिघलती है तो कुछ अवशेष उसके जल भी जाते हैं धागे के साथ, तो वो मोम कम हो जाती है। तो जो मोम का जलना होता है वो होता है रासायनिक परिवर्तन, और जो ठोस मोम का पिघलना होता है वो होता है हमारा भौतिक परिवर्तन। ठीक है, ये बात आपको थोड़ी ध्यान में रखनी है। ठीक है। तीसरा हम देख लेते हैं। मैंने आपको कागज का बता दिया, ठीक है, और मैंने आपको मोम का बता दिया। ठीक है, तीसरा हमारा देख लेते हैं कि चीनी का पानी में घुलना। क्या सर? चीनी का पानी में घुलना। मान लीजिए आपने कटोरी में या किसी बर्तन में चीनी को पानी में घोल दिया, तो जब आप उसको गर्म करेंगे सुखा के वापस आपको चीनी टाइप मिल जाएगी। ठीक है, तो ये उसका भौतिक परिवर्तन हुआ। और
और क्या क्या हो सकते हैं भौतिक परिवर्तन के उदाहरण, जैसे मैं आपको बताऊं, और हो सकते हैं कि हाँ, जैसे मैंने आपको बताया था बर्फ का जो जल बना था उसका जो वाष्पीकरण हुआ, जल का जो वाष्पीकरण हुआ, तो जब आप इसको क्या बोलते हैं वापस ठंडा करेंगे तो उसको कहा जाता है संघनन। जल का वाष्पीकरण और जल का संघनन, ये दोनों भी किसके, ये दोनों भौतिक परिवर्तन के उदाहरण हैं। और देख लिए और क्या होता है, आयोडीन या जो कैंपर होता है, आयोडीन या कैंपर का उधर्वपातन, कैंपर का उधर्वपातन। उधर्वपातन क्या होता है, उधर्वपातन होता क्या है? ये देखिए, ये जो उधर्वपातन है होता क्या है, इसमें जो पदार्थ होता है जब उसको जलाया जाता है तो वो ठोस से द्रव में नहीं बदलता, वो ठोस से सीधा गैस में बदल जाता है, उसको कहा जाता है पदार्थ का उधर्वपातन। और भौतिक भौतिक परिवर्तन का उदाहरण और कौन सा हो सकता है सर? देखिए थोड़ा यहाँ कर देता हूँ अच्छे से आप देखिएगा, ठीक है। और भौतिक परिवर्तन का कौन सा उदाहरण हो सकता है, आपने जो बिजली का बल्ब देखा है, विद्युत बल्ब, विद्युत बल्ब का जलना या बुझना, ये दोनों भी क्या है भौतिक परिवर्तन के उदाहरण है। कैसे कि आपने इलेक्ट्रिसिटी ऑन की, विद्युत बल्ब चला और आपने जब बंद किया तो वो वापस बुझ गया, हुआ क्या उसमें, कोई परिवर्तन नहीं हुआ, वो वही कांच का था, वैसे ही उसमें वो टंगस्टन का वो लगा हुआ था और सब कुछ वैसा ही था, कोई चेंजेस नहीं हुआ, तो वो उसका भौतिक परिवर्तन हुआ। बस हाँ, वो जो गर्म हुआ टाइम के साथ वापस ठंडा हो जाएगा, रहेगा वो वैसा ही, ठीक है। विद्युत बल्ब का हो गया। और सॉरी, और क्या है, जैसे गंधक का पिघलना हो गया, क्या हुआ, गंधक का पिघलना या सोरे का पानी में, सोरे का पानी में घुलना, ठीक है। ये भी हमारा क्या हुआ सर, ये भी हमारा भौतिक परिवर्तन का एक उदाहरण हुआ, ठीक है। और जो पानी का पौधों की जड़ों में जो पहुंचना होता है, जड़ों से अंगों तक जो पहुंचना होता है, वो भी क्या होता है, वो भी एक, और इसको कहते क्या है, इसको कहते हैं वाष्पोत्सर्जन। और ये क्या होता है, जो जड़ों से, पौधे की जड़ों से पानी का बाकी अंगों तक पहुंचना होता है, जैसे पत्तियों तक गया, तने तक गया, मूल तक गया, वो सब जो जाना होता है वो भी भौतिक परिवर्तन का ही एक उदाहरण माना जाता है, ठीक है। और मैं आपको कुछ ऐसी चीजें बताता हूँ, जैसे देखिए, जैसे हो गया टूटना, जैसे आपको कहीं ये शब्द मिल जाए टूटना, टूटना मतलब जैसे कांच का टूटना, लकड़ी का टूटना, है ना, और कैसे, और बहुत सारी चीजें हैं, कुछ भी मान लीजिए जो टूटना होता है, कांच का टूटना हो गया, लकड़ी का टूटना हो गया, लकड़ी का काटना हो गया, ये सब क्या है भौतिक परिवर्तन के उदाहरण है। आपको मिल गया टूटना, गर्म होना, विद्युत बल्ब गर्म हो गया, ठीक है, पानी का गर्म होना, ये सब ये भी भौतिक परिवर्तन के ही उदाहरण है। और क्या होता है, और होता है वाष्पीकरण। वाष्पीकरण क्या होता है, पानी गर्म किया, वेपराइज्ड हो गया, वो होता है वाष्पीकरण, पानी का वाष्प बन के उड़ जाना, वो होता है वाष्पीकरण, ठीक है। और वाष्पीकरण के साथ और क्या, पानी का जो उबलना हो गया, ये भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है। पिघलना जो हो गया, ये भी भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है। संघनन, जो मैंने बताया ना आपको कि पानी की बूंदें जब
गर्म करने पर किसी जो ढक्कन होता है जिससे हम पानी को ढकते हैं उस पर जम जाती है, फिर जब उनको ठंडा किया जाता है तो संघनन होता है। ठीक है, संघनन हो गया, आसवन हो गया। वैसे ही आप मान लीजिए उदरोपातन हो गया। उदरोपातन मैंने अभी आपको बताया थोड़ी देर पहले, उदरोपातन हो गया। और किसी का जमना हो गया, जैसे पानी का जमना हो गया। ये वर्ड आपको कहीं भी मिले, या पाइसीकरण हो गया, पाइसीकरण रह गया अपना, पाइसीकरण हो गया। पाइसीकरण क्या होता है? पाइसीकरण होता है जैसे कोई बड़ी बड़ी बूंदे हैं उनका छोटी बूंदों के रूप में चेंज होना, ये क्या कहलाता है? पाइसीकरण। तो ये भी जैसे टूटना हो गया, गर्म होना, वाष्पीकरण, वाष्पोत्सर्जन, उबलना, पिघलना, जमना, उदरोपातन, आसवन, संघनन, पाइसीकरण, गंधक का पिघलना, सोरा का पानी में विलयन होना, विद्युत बल्ब का जलना, आयोडीन या कैंपर का उदरोपातन। उदरोपातन मैंने आपको बताया, चीनी का पानी में घुलना, जल का वाष्पीकरण या संघनन, कागज का फाड़ना काटना, ठोस मोम का पिघलना। ये सब क्या है? ये सब है भौतिक परिवर्तन के उदाहरण। और जो मोम को मैंने आपको बताया, एक तो होता है ठोस मोम का पिघलना, पिघलना भौतिक परिवर्तन है, लेकिन अगर मोम का जलना पूछा जाए तो वो रासायनिक परिवर्तन है। चलिए, मैं आपको वैसे ही थोड़े रासायनिक परिवर्तन के बारे में भी इसके कुछ उदाहरण आपको बता देता हूँ। ठीक है, हम देखते हैं, काम करते हैं यार, हमारे पास थोड़ा क्या है, पेज कम पड़ जाता है, तो उसके लिए हम इसको अलग अलग कर लेते हैं। सॉरी, इसको कर लेते हैं, कुछ मैं इधर लिख दूंगा, कुछ मैं उधर लिख दूंगा। ठीक है, तो क्या होता है, रासायनिक, जो रासायनिक परिवर्तन होता है, रासायनिक परिवर्तन के उदाहरण, रासायनिक परिवर्तन के उदाहरण हम देख रहे हैं, रासायनिक परिवर्तन के उदाहरण। ठीक है, हाँ, क्या होता है रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण? जो मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले मैग्नीशियम के वायर का जो आपको उदाहरण दिया, वो एक रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। तो क्या होता है, मैग्नीशियम, मैग्नीशियम क्या होती है? धातु होती है। मैग्नीशियम के तार का जलना, मैग्नीशियम जो के जो तार का जो जलना हुआ, ये क्या हुआ? एक हमारा रासायनिक परिवर्तन हुआ। ठीक है, दूसरा मैंने आपको बताया था, लोहे पर जो जंग लगना होता है, एग्जाम में पूछा भी जाता है, लोहे पर जंग लगना भी कैसा परिवर्तन हुआ? लोहे पर जंग लगना भी हुआ हमारा रासायनिक परिवर्तन। ये टॉपिक इतना कुछ खास बड़ा नहीं है, टॉपिक इतना बड़ा नहीं है, लेकिन इनकी बातें है ना एग्जाम में बहुत पूछी जाती है, और इतनी कोई वो भी नहीं है। आप थोड़ा सा ध्यान दोगे, एक आध बार रिपीट करोगे, आप पूरा समझ जाओगे। ठीक है, और मैं टॉपिक खत्म करने के बाद आपसे जैसा कहा था कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी लेके आऊंगा, वो सारे मैंने आज इसी क्लास में करवा के, तो ये टॉपिक इतना बड़ा था नहीं, तो एक ही क्लास में हम लोग इसको खत्म कर देंगे, आज ही खत्म कर देंगे इस टॉपिक को पूरा। थोड़ा सा आपका टाइम लगेगा बस, बट इस टॉपिक को हम आज ही पूरा कर देंगे। और क्या था देखिए रासायनिक परिवर्तन में, और था हमारा दूध से दही का जमना। क्या हो गया? ये भी हमारा एक रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। और क्या हुआ? और क्या हुआ? चूने का जो पत्थर होता है, चूने के पत्थर से चूना बनना जो हुआ, वो भी रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण हुआ। एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आते हैं, जैसे तीन तो ये दे दिए इनमें से, जैसे मान लो एक पर जंग लगना, दूध से दही बनना, चूने के पत्थर से बनना, और एक दे दिया जैसे कागज का फाड़ना, और आपसे पूछ लेगा इनमें से भौतिक परिवर्तन का उदाहरण कौन सा है, तो आपको इन चारों में से देख के एक राइट आंसर को टिक करना होता है। ठीक है, और कौन सा हो गया, मैग्नीशियम के चमकीले तार वाला मैंने आपको बता दिया, लोहे पर जंग लगने वाला बता दिया, दूध से दही का जमने वाला बताया, और चूने के पत्थर से चूने का बनना। और होता है, देखिए ये जो कार्बनिक पदार्थ होते हैं, कार्बनिक पदार्थों का जलकर कार्बन डाइऑक्साइड या कार्बन मोनो ऑक्साइड बनाना,
ये भी क्या है, ये है हमारे रासायनिक परिवर्तन के उदाहरण। तो कार्बनिक पदार्थ क्या होते हैं, लकड़ी हो गई, कोयला हो गया, जब इनको जलाया जाता है तो ये कार्बन डाइऑक्साइड या कार्बन मोनोऑक्साइड में चेंज होते हैं, तो ये भी क्या है, रासायनिक परिवर्तन का एक उदाहरण हो गया। और छठा देखते हैं, जो विस्फोटक पदार्थ होते हैं, विस्फोटक पदार्थों का विस्फोट होना, वापस थोड़ी बनते हैं विस्फोट होने के बाद, नहीं ना, जैसे डायनामाइट हो गया, अरे यार, डायनामाइट का विस्फोट हो गया। ये भी क्या है, ये भी एक केमिकल चेंज है, कहे तो रासायनिक परिवर्तन। और मरकरी ऑक्साइड जो होता है, मरकरिक ऑक्साइड का जो पाउडर होता है, मरकरिक ऑक्साइड पाउडर को जो गर्म किया जाता है, मरकरिक ऑक्साइड पाउडर को जो गर्म किया जाता है, वो भी क्या होता है, वो भी हमारा रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। तो देखिए, मैंने आपको थोड़ा सा और बचा हुआ है, वो मैं आपको थोड़ा और समझाना चाहूंगा, पर यहाँ नीचे थोड़ी सी जगह कम पड़ने वाली है, तो हम इसको थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं, इसको यहाँ ले लेते हैं। अब हमारे पास थोड़ा सफिशिएंट है। चलिए मैं तो आपको थोड़ा सा और बता देता हूँ। और क्या होता है, देखिए, जैसे हो गया अपघटन, अपघटन जानते हैं, अपघटन हो गया, मैं लिख दूं फिर मैं आपको अभी सभी समझा देता हूँ। अपघटन हो गया, किसी चीज का सड़ना हो गया, ठीक है, विघटन हो गया, और सर, और दहन हो गया। दहन कह लीजिए या जलना कह लीजिए, एक तरीके से एक ही बात है। दहन हो गया, जलना हो गया, पकना हो गया, और किण्वन हो गया। ये सब क्या है, ये भी रासायनिक परिवर्तन के उदाहरण है। अपघटन हो गया, सड़ना क्या होता है, जैसे किसी सब्जी का सड़ना हो गया, फल का सड़ना हो गया। आपने देखा होगा सेब जब काटते हैं तो वो थोड़े टाइम बाद में उस पे लाल लाल हो जाता है ना, तो सब्जियां सड़ जाती है, वापस उससे अच्छी सब्जी नहीं बन सकती ना जैसे पहले थी। तो अपघटन हो गया, सड़ना हो गया, ये क्या है, केमिकल चेंजेस है। विघटन हो गया, टूटना हो गया किसी का, है ना। दहन हो गया, जलना, लकड़ी जल चुकी, अब वापस उससे लकड़ी मिलनी नहीं है, तो वो जलना हो गया। पकना, जैसे खाने का पकना हो गया, और फलों का पकना हो गया। फल जो पकते हैं वो भौतिक परिवर्तन है, फलों का पकना है भौतिक परिवर्तन, लेकिन जो फलों को एसिटिलीन गैस में डालकर पकाया जाता है वो हो गया उसका रासायनिक परिवर्तन। फलों का पकना अपने आप पक रहे हैं तो भौतिक परिवर्तन हुआ, किसी गैस से पकाया जा रहा है एसिटिलीन से, तो वो कौन सा हुआ, वो हमारा रासायनिक परिवर्तन। किण्वन, किण्वन क्या होता है, जिससे शराब बनाई जाती है, या फैक्ट्री में जो बेकरी होती है, बेकरी फैक्ट्री, उसमें जो यूज लिया जाता है, सड़ाया जाता है, गलाया जाता है, वो सब किण्वन। ये भी सब क्या है, रासायनिक परिवर्तन के उदाहरण है। ठीक है, चलिए हम थोड़ा और आगे चलते हैं, देखते हैं इसके बारे में। मैंने आपको रासायनिक परिवर्तन के उदाहरण बता दिए, भौतिक परिवर्तन के उदाहरण बता दिए, रासायनिक परिवर्तन के उदाहरण बता दिए। भौतिक परिवर्तन होता क्या है, रासायनिक परिवर्तन क्या होता है, उसके अलावा मैंने आपको उत्क्रमणीय और अनुत्क्रमणीय दोनों चीजें बता दी। हाँ, मैं आपको एक चीज और बता देता हूँ, क्रिस्टलीकरण क्या होता है। क्या होता है क्रिस्टलीकरण? सर, क्रिस्टलीकरण होता है, क्या होता है, क्रिस्टलीकरण होता है किसी भी तत्व या किसी भी तत्व के साथ जब जल के अणु, क्या, जल के अणु जुड़ते हैं तो वो कहलाता है सर क्रिस्टलीकरण। जब किसी तत्व या पदार्थ के साथ जल के अणु जुड़ते हैं तो वो क्रिस्टलीकरण कहलाता है। जैसे आपने फिटकरी देखा था, मैंने आपको अभी इससे पिछली वाली एक क्लास में आपको पढ़ाया था, तब फिटकरी के बारे में बताया था। फिटकरी क्या होती है, फिटकरी का फॉर्मूला आपने देखा होगा, K2SO4 Al2
होल थ्राइस डॉट 24H2O। ये हुआ हमारा फिटकरी का सूत्र। तो इसमें जो 24H2O है ये क्या है, ये जल के अणु है, लेकिन इससे इस फॉर्मूले पर कोई चेंज थोड़ी हो रहा है, ये जल के अणु है, इससे इस फॉर्मूले पर कोई चेंज नहीं हो रहा, तो एक क्रिस्टलीकरण की प्रक्रिया है। ठीक है, चलिए तो हमने क्या किया, शुरू से मैं आपको थोड़ा सा दिखा देता हूँ। मैंने आपको भौतिक परिवर्तन के बारे में बता दिया। भौतिक परिवर्तन क्या होता है, भौतिक पदार्थ के भौतिक जो गुण होते हैं, आकार, माप, रंग, पदार्थ की अवस्था, ये सब मैंने आपको करवा दिया। तो देखिए मैंने ये आपको बता दिया, ये कागज वाला एग्जांपल हो गया, चौक वाला हो गया, है ना। फिर मैंने आपको रासायनिक परिवर्तन भी बताया। उसके बाद मैंने आपको मैग्नीशियम की और जो ये क्या होते हैं इसको जंग वाला एग्जांपल देके बताया रासायनिक परिवर्तन को। उसके अलावा मैंने आपको ये एक मैग्नीशियम के वायर वाला एग्जांपल देके आपको रासायनिक परिवर्तन के बारे में बताया। ठीक है, उसके बाद मैंने आपको भौतिक और रासायनिक परिवर्तन के जो जो गुण थे या जिस तरीके से इनको अलग अलग पहचाना जा सकता है, वो सब मैंने चीजें आपको बढ़िया यहाँ से एक्सप्लेन करके बहुत अच्छे से समझाई, है ना। उसके बाद मैंने आपको उत्क्रमणीय और अनुत्क्रमणीय परिवर्तन के बारे में, अभिक्रिया के बारे में बताया कि कौन सी रिवर्सिबल है, कैसी रिवर्सिबल है, इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है, दोनों मैंने आपको अच्छे से समझा दिए। उसके बाद मैंने इन दोनों को एक सारणी के माध्यम से आपको बहुत अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश की, और मैं आशा करता हूँ कि आपने बहुत अच्छे से समझा भी होगा। लेकिन जब आप इसका रिवीजन करेंगे तो आपको ये बहुत ही अच्छे से समझ में आने वाली है। भौतिक परिवर्तन के जितने भी उदाहरण थे मैंने लगभग आपको सारे ही बता दिए हैं, और आपको एग्जाम में डायरेक्ट भी देखने को मिल जाते हैं, लेकिन आप इनको एक बार रिवीजन करते रहिएगा और इन चीजों को थोड़ा ध्यान में रखिएगा, ये आपको बहुत मदद करने वाले हैं। ठीक है, और उसके अलावा मैंने आपको रासायनिक परिवर्तन के उदाहरण बता दिए, ये जितने भी थे ये सभी रासायनिक परिवर्तन के उदाहरण थे। अपघटन, सड़ना, विघटन, दहन, जलना, पकना, किण्वन, ये सब सारे के सारे ये रासायनिक परिवर्तन के उदाहरण थे। फिर मैंने आपको थोड़ा क्रिस्टलीकरण के बारे में बता दिया, फिटकरी का जो सूत्र बताया, इसमें जो 24H2O पानी की जो अणु है वो जल का क्रिस्टलीकरण हो चुका। ठीक है, अब मैं आपके लिए इसके कुछ क्वेश्चंस, ये टॉपिक हमारा इतना ही था, भौतिक और रासायनिक परिवर्तन मैंने आपको समझाने की अच्छे से कोशिश की है, और आपको अच्छे से समझ आया भी होगा। नहीं भी आया तो आप एक बार इस टॉपिक को दोबारा देखिएगा। बाकी एग्जाम में जो आपके डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं वो इसी तरीके के होते हैं, मैं आपको क्वेश्चन भी इसी क्लास में सोल्व करवाने वाला हूँ। ठीक है, तो आप देखते रहिए, और मैंने जो आपको अभी तक बताया वो आपको पसंद आया हो तो आप वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, और वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर करते रहिएगा। चैनल पर नए हैं अगर आप तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। हम देखते हैं क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा जो पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन नहीं है, आप बताइए। मैंने आपको बताया था ना कि उसमें 3 तो भौतिक परिवर्तन के उदाहरण दे रखे होंगे और उसमें एक रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण दे रखा होगा। अब आप बताइए इनमें से कि दूध से दही बनना, कागज का गीला होना, कागज का गलना या सड़ना, लोहे पर जंग लगना, इनमें से कौन सा रासायनिक परिवर्तन नहीं है, बताइए कौन सा रासायनिक परिवर्तन नहीं है इनमें से। देखिए दूध का दही से जमना, ये हो गया केमिकल रिएक्शन। ठीक है, ये हुआ रासायनिक परिवर्तन। कागज का गलना या सड़ना, मैंने आपको कहा था ना, ये देखिए हम ज्यादा पीछे नहीं आए हैं, पर ये देखिए मैंने आपको यहाँ बताया सड़ना। ठीक है, तो ये वर्ड है जो आपके एग्जाम में बहुत ही यूज में आने वाले हैं। ठीक है, तो कागज का जो सड़ना और गलना हुआ, ये भी हुआ केमिकल चेंज, और ये भी हुआ केमिकल चेंज। लोहे पर जंग लगना, ये भी हुआ हमारा केमिकल चेंज। हमारा कौन सा ऑप्शन बचता है, हमारा बचता है ऑप्शन बी, कागज का गीला होना। कागज गीला हो गया, जब आप इसको सुखाएंगे तो वापस से वही कागज बन जाएगा। सही है, तो ये हमारा पहले क्वेश्चन का आंसर हुआ बी वाला, कागज का गीला होना। ठीक है, भौतिक परिवर्तन में क्या क्या बदलते हैं, ये हमारा दूसरा क्वेश्चन है। भौतिक परिवर्तन में क्या क्या चेंज होते हैं, आकार है ये, सॉरी आकार, आकार हो गया। ठीक है सर, आपने बताया आकार भी मान लिया। सर आमाप क्या होता है, साइज। ठीक है सर, साइज भी चेंज हो गया। और रंग व अवस्था, मैंने ये भी आपको बताया, रंग अवस्था भी चेंज होती है, आमाप भी चेंज होता है, आकार भी चेंज होता है। क्या होता है, इसमें आंसर होगा हमारा डी वाला, उपरोक्त सभी। ठीक है, अगले क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन नहीं है।
अब इसमें पूछा गया है कौन सा रासायनिक परिवर्तन नहीं है, तो इसमें 3 तो रासायनिक परिवर्तन है और एक भौतिक परिवर्तन है। आपको ढूंढ के भौतिक वाला निकालना है और कह देना कि सर ये नहीं है। ठीक है, बीजों का जो अंकुरन होता है कैसा चेंज है, ये हुआ हमारा केमिकल चेंज। ठीक है, फलों का जो पकना होता है, मैंने बताया ना, फलों का जो पकाया जाता है उसको क्या कहते हैं, वो होता है केमिकल चेंज। और भोजन का खराब होना यानी सड़ना हो गया, एक तरीके से सड़ना या गलना, तो ये भी हमारा क्या हुआ सर, ये भी हुआ हमारा केमिकल चेंज। तो हमारे पास क्या बचा है, रबड़ बैंड का खींचना, जब उसे हमने खींचा और वापस छोड़ा तो वो वापस अपनी पुनः अवस्था में चला गया। तो ये वाला जो है सी वाला, ये हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर हुआ। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन, परिवर्तन किस कारक पर निर्भर करता है। क्या पूछा है, परिवर्तन किस कारक पर निर्भर करता है, अवस्था में परिवर्तन या फिर रचना में परिवर्तन या फिर रंग में परिवर्तन, परिवर्तन किस पर निर्भर करता है बताइए आप। मैंने क्या कहा था आपको, और इसने अभी तक ऐसा तो नहीं पूछा कि भौतिक परिवर्तन या रासायनिक परिवर्तन, परिवर्तन अवस्था में भी किया जा सकता है, परिवर्तन रचना में भी किया सकता है। रचना में परिवर्तन हुआ तो वो केमिकल रिएक्शन हुआ, जिस चीज से मिलकर वो एलिमेंट बने हैं अगर आप उनमें चेंज करते हो तो उसकी रचना हो। तो अवस्था में परिवर्तन हो सकता है, रचना में परिवर्तन हो सकता है, रंग में भी परिवर्तन हो सकता है। तो परिवर्तन किसी भी अवस्था में इन तीनों में से उपरोक्त सभी हमारा सही आंसर हो गया। जो डी वाला है वो हमारा हुआ सही आंसर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्रिस्टलीकरण किसका उदाहरण है, क्रिस्टलीकरण बताइए क्या होता है क्रिस्टलीकरण। मैंने अभी आपको पीछे बताया क्रिस्टलीकरण क्या होता है, किस चीज का उदाहरण है, रासायनिक अभिक्रिया है क्या ये, रासायनिक अभिक्रिया है। मैंने आपको फिटकरी का अभी फॉर्मूला देके अच्छे से समझाया कि जो फिटकरी का फॉर्मूला था उसमें जो ये 24H2O था, जो हमारे पास 24H2O था, इससे क्या फिटकरी के फॉर्मूले पर कोई चेंज हुआ, उसके एलिमेंट्स चेंज हुए, कोई चेंज नहीं हुआ ना, तो ये रासायनिक अभिक्रिया तो है नहीं। ठीक है सर, और रासायनिक फॉर्मूले में कोई चेंज हुआ सर, रासायनिक परिवर्तन भी नहीं है सर, जैविक अभिक्रिया भी नहीं है, जैविक अभिक्रिया में तो जीवों की जरूरत होती है। ठीक है, तो ये हमारा कैसा हुआ, जो क्रिस्टलीकरण होता है वो हमारा भौतिक परिवर्तन होता है। जब आप ये पानी के अणु निकाल दोगे तो भी इसका कोई चेंज नहीं होना वाला, जो फिटकरी है वो फिटकरी ही रहेगी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। छठा क्वेश्चन हमारा, उच्च वायु में ऑक्सीजन कितने प्रतिशत होती है, कितने प्रतिशत होती है, तो ये होती है हमारी 16.4%। ये डायरेक्ट क्वेश्चन है, मैंने जो पिछला टॉपिक पढ़ाया था उसके भी मैंने कुछ एक आध क्वेश्चन इसमें डाले हैं, तो आप ये देख लीजिए। ठीक है, आगे देखते हैं। निम्न में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन है, चलो बताइए कौन सा रासायनिक परिवर्तन है। लोहे पर जंग लगना, भोजन का पकना, ए और बी दोनों, या कोई नहीं, कौन सा है रासायनिक परिवर्तन। चलो ठीक है, आप इसका आंसर मुझे कमेंट कर दीजिएगा। और मुझे नहीं लगता कि इतना भी कोई मैंने भारी क्वेश्चन दिया है, आप बता देंगे आराम से। आपका कमेंट जरूर देखूंगा मैं, आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि इसका आंसर क्या होने वाला है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सा भौतिक परिवर्तन नहीं है। चलो इसको देखते हैं, कौन सा भौतिक परिवर्तन नहीं है, क्या लगता है आपको। तो क्या है देखिए, ये जो हमारा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन थोड़ा मिसमैच है, थोड़ा गलती हुआ इस क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन को हम डिलीट करते हैं, आगे चलते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर। ठीक है, उस क्वेश्चन में क्या है, ऑप्शन जो उसमें डाले गए हैं वो सही तरीके से नहीं डाले गए हैं। हम आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं, 9th वाला। निम्न में से कौन सा भौतिक परिवर्तन का उदाहरण नहीं है, आपको बताना है कौन सा भौतिक परिवर्तन का उदाहरण नहीं है। दूध का खट्टा होना, दूध को गर्म करना, दूध को ठंडा करना, दूध में पानी मिलाना, कोई भौतिक परिवर्तन का उदाहरण नहीं है, ये पूछा है। ठीक है, तो आप इसमें क्या कहेंगे कि जो दूध को गर्म करना होता है, दूध को गर्म किया वापस ठंडा कर सकते हैं, ये भौतिक परिवर्तन हुआ। दूध को ठंडा करना, जो गर्म किया उसी को ठंडा कर रहे हैं, तो ये भी भौतिक परिवर्तन है। दूध में पानी मिलाना, ये भी क्या हुआ, ये भी एक भौतिक परिवर्तन है। लेकिन जो दूध का खट्टा होना होता है जिससे दही बन जाता है, ये क्या हुआ, ये हुआ एक केमिकल चेंज। तो हमारा आंसर क्या हुआ, ये हमारा सही ऑप्शन रहा, जो
इसने पूछा निम्न में से कौन सा भौतिक परिवर्तन का उदाहरण नहीं है, तो वो हमारा हो जाएगा दूध का खट्टा होना। लोहे पर जंग लगने के लिए क्या आवश्यक है, बताइए। मैंने अभी आपको 5 बार इतना जोर जोर से बताया है, लोहे पर जंग लगने के लिए किस चीज की आवश्यकता होती है, बताइए। गर्मी, गर्मी की आवश्यकता होती है? नहीं सर, गर्मी का तो क्या ही लेना देना। हमें चाहिए नमी और हमें चाहिए ऑक्सीजन। इन दोनों से मिलके लोहे पर जंग लगता है, तो इसमें हमारा डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, जो है बी व सी दोनों। ये हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर हुआ। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, एक भौतिक परिवर्तन है, बताइए कौन सा इनमें से एक भौतिक परिवर्तन है? प्रकाश संश्लेषण? नहीं, ये केमिकल रिएक्शन है। ठीक है, कोयले का जलना, ये भी एक केमिकल रिएक्शन है। जब जलता है, मैंने आपको बताया था ना, तो उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड और मोनोऑक्साइड निकलती है। और भोजन का पाचन, जो भोजन हम करते हैं तो हमारे आमाशय में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल भी होता है और एक पित्तरस भी पाया जाता है। तो ये सब मिलके क्या है, भोजन का पाचन करते हैं। तो ये भी एक केमिकल चेंज है। जो जल का शक्कर में घुलना होता है, मैंने अपना जो आपको भौतिक परिवर्तन के उदाहरण बताए थे ना, उसमें भी था ये जल का शक्कर में, जल में शक्कर का घुलना, ये एक भौतिक परिवर्तन है, मैंने आपको बताया था। निम्न में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन है? आपको इनमें से बताना है कि इनमें से रासायनिक परिवर्तन कौन सा है। सॉरी, चलिए इनमें से रासायनिक परिवर्तन बता दीजिए आप। जो आलू के टुकड़ों का आयोडीन घोल से नीला होना, ये रासायनिक परिवर्तन है क्या? क्या लगता है आपको? पके हुए फलों का रंग बदलना, ये रासायनिक परिवर्तन है क्या? जो उसके रंग में चेंज हुआ है, ये रासायनिक परिवर्तन है क्या? नहीं सर, ये हुआ इसका अवस्था, रंग, जो मैंने बताया था, ये भौतिक परिवर्तन। आलू के टुकड़ों का आयोडीन घोल में नीला होना, ये भी सर कोई नहीं है, जब आप मुंह से धोते हैं तो वापस हमें वैसा प्राप्त हो जाएगा। तो ये भी हमारा एक फिजिकल चेंज है। और सर कटे हुए सेब का भूरा हो जाना, ये हमारा एक केमिकल चेंज है। जब सेब को काटा जाता है तो आयरन होता है उसपे, और जो आयरन वायु के साथ क्रिया करता है तो उसका रंग, सेब का रंग थोड़े टाइम में भूरा हो जाता है। ये क्या हुआ? ये हुआ एक केमिकल चेंज। तो हमारा ऑप्शन क्या सही रहेगा? हमारा ऑप्शन सी बिल्कुल राइट रहेगा इस क्वेश्चन में। कटे हुए सेब के रंग का भूरा हो जाना, ये कैसा परिवर्तन है? एक रासायनिक परिवर्तन है। चलिए आगे देखते हैं, आगे आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन है? अब आपको इनमें से बताना है कौन सा एक रासायनिक परिवर्तन है। देखिए, लोहे को जंग लगना क्या रासायनिक परिवर्तन है? चलो ठीक है, ये मान लेते हैं रासायनिक परिवर्तन हो गया। यही हमारा ऑप्शन हो जाएगा रासायनिक परिवर्तन। लोहे को गर्म करना और ठंडा करना कोई नहीं है। जब लोहे की कील को आप आग के पास लेके जाओगे, वो गर्म होकर लाल हो जाएगी, लेकिन जब आप उस पर पानी डालोगे या थोड़ी देर रखोगे, वो वापस पुनः पहले जैसी अवस्था में आ जाएगी। तो उसका भौतिक परिवर्तन हुआ। तो लोहे का जो जंग लगना हुआ, ये हो गया इसका केमिकल चेंज। गर्म लोहे को ठंडा करना, ये भी वही बात हो गई कि कील को गर्म किया था और वापस उसे ठंडा कर दिया, तो ये भी नहीं है। विद्युत बल्ब का जलना, मैंने बताया था आपको कि विद्युत बल्ब का जलना कैसा परिवर्तन है? कैसा परिवर्तन है? भौतिक परिवर्तन है। ये जो लोहे का जंग लगना है, ये हो गया रासायनिक परिवर्तन। अगला क्वेश्चन देखिए, कौन सी अभिक्रिया भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है? आप बताइए इनमें से। अंकुरण है, वाष्पीकरण है, भोजन का पाचन है, या प्रकाश संश्लेषण है? कौन सी प्रक्रिया है जो भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है? बताइए क्या होता है? प्रकाश संश्लेषण में धूप होती है, उसमें क्या होता है, पानी और ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके वो अपना उत्पाद बनाते हैं। तो ये तो बिल्कुल नहीं हो सकता सर, ये तो केमिकल चेंज है। भोजन का पाचन, मैंने अभी जस्ट पीछे बताया आपको कि हमारे आमाशय में जो पितरस, और पितरस भी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ये बहुत सारे अम्ल और जो हार्मोन जो भी पाए जाते हैं, वो क्या करते हैं, भोजन का पाचन कर देते हैं। तो ये भी केमिकल चेंज हुआ। सर अंकुरण क्या होता है? सर ये जो बीजों का मिट्टी, वायु और इनके साथ पूरा क्रिया करके जो चेंज होते हैं, अंकुरण, जब बीज डाला जाता है उसमें से छोटा पौधा निकलता है, ये सारा वो सब कुछ अंकुरण की एक बड़ी प्रक्रिया, वो बायोलॉजी में आएगी आपको बाद में, वो आपको वहां बताई जाएगी। तो ये भी एक केमिकल चेंज है। वाष्पीकरण क्या होता है? वाष्पीकरण क्या होता है? वाष्पीकरण होता है, जैसा पानी है,
पानी को हमने गर्म किया, यहाँ से लो दी और पानी को गर्म किया, यहाँ पे एक ढक्कन लगा दिया था हमने इसके ऊपर। तो जब पानी वेपोराइज हुआ तो पानी की बूंदें यहाँ इकट्ठी हो गई। तो ये क्या हुआ, ये हुआ पानी का वाष्पीकरण। ठीक है, अब जो पानी की बूंदें इकट्ठी हुई है, मैं इनको फिर से जमा के और इनको ठंडा करके फिर से पानी बन जाएगा। तो ये कैसा चेंज हुआ, ये हुआ हमारा एक भौतिक परिवर्तन। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। मैं आपके लिए बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन लाया हूँ और एग्जाम में आते भी हैं, क्वेश्चन आए हुए भी हैं, बहुत बार देखा होगा आपने, नहीं देखा होगा तो प्रीवियस ईयर उठा के देखना, आपको मिल जाएंगे। आयरन सल्फेट का रंग कैसा होता है, जो हमारी पिछली क्लास थी तत्व यौगिक मिश्रण, वहां से मैंने ये क्वेश्चन लिया है आपके लिए। तो आपको ये भी देखना है, जो आयरन सल्फेट होता है उसका रंग कैसा होता है, उसका रंग होता है हरा। मैं आपको इतना टाइम नहीं लूंगा, क्या पता आपने पीछे वाली क्लास देखी या नहीं देखी, नहीं देखी है तो आप जाके देखिए। और क्वेश्चन का सीधा आंसर है आयरन सल्फेट का रंग कैसा होता है, तो हरा होता है। बाकी हमारा परिवर्तन वाली क्लास चल रही थी, हम इसको थोड़ा अच्छे से पढ़ेंगे, बाकी वो हमारा टॉपिक पुराना हो गया। पिछले वाली क्लास में मैंने इसको बहुत अच्छे से समझाया था, हर चीज को, आप वहां से इसको अच्छे से देखिएगा। ठीक है, इनमें से कौन सा एक परिवर्तनीय परिवर्तन है, आपको बताना है कौन सा एक परिवर्तनीय परिवर्तन है जो चेंज हो सकता है। मतलब क्या पूछा गया है कि कौन सा एक भौतिक परिवर्तन है। परिवर्तनीय वही होता है ना कि एक बार चेंज किया तो उसको वापस से चेंज कर दिया, वो परिवर्तनीय परिवर्तन हुआ। तो मतलब यहाँ ये ऐसी जो लैंग्वेज करके दी जाती है वो बच्चों को कंफ्यूज करने के लिए एग्जाम में दी जाती है। परिवर्तनीय जो परिवर्तन कहा है, इसने भौतिक परिवर्तन के ही बारे में कहा है। तो बताइए कौन सा इनमें से भौतिक परिवर्तन है। अब मैंने आपको इजी वे में कह दिया, चलिए आप बता दीजिए आप कौन सा इनमें से एक भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है। क्या बीज का अंकुरण है, हम पीछे देख के आए हैं, सर बीज का अंकुरण तो नहीं है। दूध का दही में बनना है, क्या सर ये वाला भी नहीं है। जलती हुई माचिस, सर ये भी नहीं है। फिर कौन सा है, बर्फ का पिघलना, क्या सर है, वापस हम बर्फ पिघली है, वापस उसे ठंडा करके हम फिर से उसका बर्फ बना देंगे। तो कौन सा हुआ, ये हमारा एक भौतिक परिवर्तन हुआ। ठीक है, चलिए थोड़ा और देखते हैं। निम्न में से कौन सा परिवर्तन भौतिक है, फिर बताना आपको भौतिक परिवर्तन इनमें से कौन सा है। पानी का जमना, क्या ये भौतिक परिवर्तन है, पानी जम रहा है, ठीक है चलो जमने दो। पानी का भाप बनना, क्या ये भौतिक परिवर्तन है। बर्फ का पिघलना, सर ये तीनों ही भौतिक परिवर्तन है। हम इसमें आंसर देते हैं तो सभी डी हमारा इसमें आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं। स्टेनलेस स्टील बनाने के लिए लोहे में क्या मिलाया जाता है, बताइए क्या मिलाया जाता है। स्टेनलेस स्टील बनाने के लिए लोहे में क्या मिलाया जाता है जिस पर उससे जंग लगने की संभावना होती है वो बहुत कम हो जाती है। क्या मिलाया जाता है स्टेनलेस स्टील बनाने के लिए, उसमें मिलाया जाता है क्रोमियम और कार्बन और निकल व मैग्नीज, ये सभी मिला के स्टेनलेस स्टील बनाया जाता है। तो इसमें भी हमारा आंसर होगा उपरोक्त सभी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। हमारा 19वां क्वेश्चन है, पटाखे का विस्फोट एक रासायनिक परिवर्तन है। बताया था ना मैंने आपको, डायनामाइट का जो विस्फोट है, ये डायनामाइट का जो विस्फोट था वो कैसा परिवर्तन था, एक रासायनिक। डायनामाइट का विस्फोट, पटाखे का विस्फोट एक रासायनिक परिवर्तन है, क्योंकि इसमें क्या उत्पन्न होता है, चलो बता दीजिए क्या उत्पन्न होता है इसमें, क्या होता है, ऊष्मा उत्पन्न होती है, क्या होती है सर, प्रकाश, सर प्रकाश भी उत्पन्न होता है, सर ध्वनि भी उत्पन्न होती है, और उसमें से कुछ गैसें निकलती है रुचिकर जो लोगों को हार्म करती है, नुकसानदेह होती है। तो ये सब पटाखे का विस्फोट एक रासायनिक परिवर्तन है, क्यों, क्योंकि इनसे ये सब चीजें उत्पन्न होती है। तो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें उपरोक्त सभी, डी वाला सही होगा। निम्न में से कौन सा एक रासायनिक परिवर्तन है, फिर हमें एक केमिकल चेंज बताना है। सर बर्फ का पिघलना, नहीं, फिजिकल चेंज हुआ। लोहे का जंग लगना, यही हुआ हमारा केमिकल चेंज। बर्फ का, पानी का बर्फ में बदलना, ये केमिकल चेंज है, ओ सॉरी फिजिकल चेंज है। पानी का बर्फ में बदलना, पानी है उससे बर्फ बन गई है, फिजिकली चेंज है, गलती से मैंने लिख दिया था, है ना। पानी में नमक का विघटन, ये भी क्या हुआ हमारा फिजिकल चेंज है। तो हमारा सही आंसर कौन सा होगा, 20 वाले में, 20 वाले में सही होगा लोहे पर जंग लगना, बी वाला हमारा ऑप्शन सही है। ठीक है, 21वां देखते हैं। समुद्री जल से साधारण नमक किस विधि द्वारा प्राप्त किया जाता है, बताइए किस विधि द्वारा प्राप्त किया जाता है समुद्री जल से, वाष्पन द्वारा, वाष्पन द्वारा,
वाष्पन विधि से समुद्री जल से जो साधारण नमक प्राप्त किया जाता है वो वाष्पन विधि द्वारा प्राप्त किया जाता है। समुद्री जहाजों पर जंग जल्दी लगता है, क्यों क्यों लगता है, ऐसा क्यों होता है? समुद्री जहाजों पर जंग जल्दी लगता है क्योंकि उनमें जो प्रयुक्त लोहा होता है अच्छी गुणवत्ता का नहीं होता। क्या ऐसा हो सकता है? चलिए आगे देखते हैं। वे हर समय पानी में डूबे रहते हैं, बात तो ये भी सही है। समुद्री जल लवणीय होता है, यह मेन फैक्टर है जिससे जंग जल्दी लगता है। तो इसमें क्या होगा, क्या होगा, यह तो हम मान ही नहीं सकते कि उनमें जो प्रयुक्त लोहा है वो अच्छी गुणवत्ता का नहीं है। अच्छी गुणवत्ता का नहीं होता तो समुद्र में क्यों लोगों को ले जाने या ट्रांसपोर्ट में समुद्री जहाजों का यूज किया जाता? ये वाला छोड़ दीजिए, है ना। अब इसमें क्या रहा, वे हर समय पानी में डूबे रहते हैं, ये एक मेन फैक्टर है। दूसरा फैक्टर क्या है कि समुद्री जल लवणीय होता है जिससे जंग जल्दी लगता है। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा हमारा डी, और उसमें बी और सी दोनों सही है। ठीक है, चलिए देखते हैं। सॉरी, रासायनिक परिवर्तन की सही पहचान क्या है? बताया मैंने, वस्तु का रंग बदलना, क्या ये रासायनिक परिवर्तन की पहचान है? सर नहीं। और वस्तु का आकार बदलना रासायनिक परिवर्तन नहीं है। वस्तु का आयाम बदलना, साइज बदलना, सर ये भी नहीं है। नए पदार्थ की उत्पत्ति, ये होता है सही परिवर्तन। रासायनिक वाला जो होता है उसकी पहचान का सही है ये। नए पदार्थ की जो उत्पत्ति होती है वो रासायनिक पदार्थों, रासायनिक चेंजेस में होती है। जो केमिकल चेंजेस होते हैं उनमें क्या है, नए पदार्थ बनते हैं, और जो फिजिकल चेंजेस होते हैं उनमें पुराने पदार्थ से उसकी सिर्फ अवस्था, आकार, रंग, रूप वही चेंज होता है, बाकी पदार्थ वही रहता है। ठीक है। लवण युक्त जल जंग लगने के प्रक्रम की दर को क्या कर देता है? जो लवण युक्त जल होता है, लवण युक्त जल वही हो गया समुद्र वाला जल, वो मान लीजिए जंग लगने की प्रक्रम की दर को क्या कर देता है? कम कर देता है, बढ़ा देता है, शून्य कर देता है, या बिल्कुल ही खत्म कर देता है? क्या कर देता है, बता दीजिए। लवण युक्त जल जंग लगने की प्रक्रम की दर को क्या कर देता है? हाँ, अभी जो समुद्र वाले जहाज वाली बात चल रही थी तो उसमें क्या किया, जल्दी जंग लगता है, तो मतलब क्या हुआ, बढ़ा देता है। ठीक है, छोटी छोटी बातें हैं, आपको पता होना चाहिए। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन है? ये लो फिर से आ गया क्वेश्चन, बताइए। पानी का उबलना, उबलना है क्या? सर उबलना नहीं है। अखबार का फाड़ना, सर ये भी नहीं है। फाड़ दीजिए, हमें क्या मतलब। बर्फ का पानी बनना, सर ये भी नहीं है। लेकिन पकाना, मैंने आपको कुछ वर्ड बताए थे ना, पकाना, सड़ना, ये सारे केमिकल चेंजेस है। तो सब्जी का जो पकाना होता है वो हमारा केमिकल चेंज यानी रासायनिक परिवर्तन होता है। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक परिवर्तन है? चलिए अब इसमें फिजिकल चेंज बता दीजिए, इनमें से कौन सा भौतिक परिवर्तन है? लोहे पर जंग लगना, नहीं सर ये तो केमिकल है। 10 बार आ गया और हमें पता होना चाहिए। अब तो हमें याद हो जाना चाहिए, लोहे पर जो जंग लगना होता है वो रासायनिक परिवर्तन होता है। आयरन की ताप, लकड़ी का जलना, कि सर ये भी नहीं है। आपने तो कहा था कि जब लकड़ी जलेगी तो उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड भी निकलेगी, कार्बन मोनोऑक्साइड भी निकलेगी, तो सर ये तो नहीं हो सकता। चलो इसको भी हमने काट दिया। एक फल का पकना, फल का पकना क्या होता है, कौन सा होता है बताइए? जो इसमें वही है कि फल को पकाया जाता है ना कृत्रिम रूप से, तो वो फल का पकना हो गया, लकड़ी के जलना हो गया, लोहे पर जंग लगना हो गया। इसमें क्या होगा, आयरन की ताप। आप आयरन को, लोहा जब आप उसको गर्म करेंगे या फिर उसको ठंडा करेंगे, कुछ भी करिए, रहेगा वो आयरन ही, उसमें कोई चेंजेस नहीं होने वाला है। आगे देखिए, निम्न में से किसके रवे क्रिस्टल प्राप्त नहीं किए जा सकते? चलो बता दीजिए, किसके क्रिस्टल प्राप्त नहीं किए जा सकते? कार्बन होगा। कार्बन के क्रिस्टल प्राप्त नहीं किए जा सकते। कार्बन के अपर रूप है, बहुत से हैं, अलग अलग हैं, लेकिन कार्बन के क्रिस्टल प्राप्त नहीं किए जा सकते। ये पिछली वाली क्लास से क्वेश्चन लिया था एक मैंने आपको, क्योंकि उस टाइम पे थोड़ा सा छूट गया था, है ना। निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन का एक उदाहरण है, ये बता दीजिए। चलो, मोम का पिघलना, ये सर ये तो आपने तो कहा था कि मोम का पिघलना रासायनिक नहीं है। मैंने कहा चलो ठीक है, ये फिजिकल में हो गया। लोहे की छड़ की ताप देना या उसको गर्म करना, क्या ये? नहीं सर ये भी फिजिकल चेंज हुआ। बने हुए स्वेटर का ऊनी धागा, क्या ये? तो सर बना पूरा ऊन से ही है। अब चाहे आप उससे एक धागे की बात कर ले, चाहे पूरे स्वेटर की बात कर ले, ये फिजिकल है, ये फिजिकल है, ये फिजिकल है। जो मोमबत्ती का जलना हुआ, ये हमारे पास केमिकल चेंज हुआ। मैंने जब बता रहा था मैं आपको भौतिक परिवर्तन, जब वहां पे मैंने एक टॉपिक, ये एक
ये लिखा था आपके लिए कि जो मोम का पिघलना होता है ये एक भौतिक परिवर्तन होता है। वही मैंने आपको साइड में अच्छे से समझाया था कि अगर मोम का जलना पूछ ले आपसे, मोम का जलना, तो ये हो जाएगा रासायनिक परिवर्तन। कौन सा हो जाएगा ये? रासायनिक परिवर्तन। कंफ्यूज किया जाता है बहुत बार एग्जाम में मोम का क्वेश्चन पूछ कर कि बताइए। अब बच्चों ने क्या है, ठीक से अच्छे से अगर नहीं देखा होता है तो उनके लिए जलना और पिघलना इनसे कोई मतलब नहीं होता। मोम दिख गया ना, ठीक है, कोई सा भी एक लगा देंगे, लेकिन आप ध्यान रखना जो पिघलना होता है वो भौतिक हुआ और जो जलना होता है वो रासायनिक हुआ। सही है, इस बात को थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। ठीक है, आगे देखते हैं आगे क्या मिला है। अब हमें बताना है इनमें से कौन सा एक भौतिक परिवर्तन है। कौन सा? लोहे पर जंग लगना, सर फिर आ गया, ये तो केमिकल चेंज है। मैग्नीशियम की तार की जलना, केमिकल चेंज, मैंने उदाहरण भी दिया था आपको इस बात का, है ना। विद्युत बल्ब का प्रदीप्त होना मतलब बल्ब का जलना, और भोजन का पकना, सर ये भी हमारा वो हुआ, क्या बोलते हैं, भोजन का पकना केमिकल चेंज हो गया, मैग्नीशियम की तार का जलना केमिकल चेंज हो गया, लोहे पर जंग लगना केमिकल चेंज हो गया। सर जो विद्युत बल्ब का जलना, बल्ब जला बुझा बंद हुआ उसमें कोई दिक्कत नहीं, तो ये हमारा भौतिक परिवर्तन हुआ। अब जो लोहे की चादर पर जिंक की परत चढ़ाना क्या कहलाता है, बता दीजिए। लोहे पर जो जंग लगती है एक प्रक्रिया होती है जिसे कहते हैं यशद लेपन। यशद लेपन, उसमें क्या होता है, जो लोहा होता है उस पर जिंक की एक परत चढ़ाई जाती है ताकि उसे जंग से बचाया जा सके। उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, यशद लेपन। और इसी यशद लेपन को क्या कहा जाता है, इसी को कहा जाता है गैल्वेनीकरण। यही है जिससे लोहे को जंग लगने से बचाया जाता है। अब चाहे आप उसे गैल्वेनीकरण कह लिए या यशद लेपन कह लीजिए, जिंक की परत जो चढ़ाई जाती है, एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है, आप ध्यान रखिएगा इसको। तो ये 30 स्लाइड हमारी पूरी हो गई, तो हमारा आज का टॉपिक यहाँ पे खत्म हुआ। मैं आपके लिए बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन और बहुत अच्छे तरीके से मैंने आपको समझाने की कोशिश भी की है। जितने मैंने आपको क्वेश्चन दिए एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है और एग्जाम में आते भी रहेंगे, आपको इनको अच्छे से देखना है और अच्छे से इनको याद करना है, रिविजन करते रहिएगा। अगर आपको क्लास अच्छी लगी है, वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, अपने सभी पढ़ने वाले दोस्तों के साथ इसे शेयर कीजिए, और अगर आप वीडियो को पसंद कर रहे हैं तो इसके जो आगे आपको वीडियो मिलेंगे उनके नोटिफिकेशन लेने के लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। जब आप चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे तो जैसे ही हमारी कोई नई क्लास अपलोड होगी, आपका सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगा। तो आप उसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। किसी चीज के बारे में आप मुझे सजेस्ट करना चाहते हैं या मेरे किसी क्वेश्चन के लिए आप मुझे बताना चाहते हैं, या मैंने आपको जो क्वेश्चन दिया है उसके लिए आपको कमेंट करना ही है, तो अच्छे से अच्छे कमेंट करते रहिए। और मिलते हैं हम, ये हमारा जो टॉपिक था, ये हमारा टॉपिक आज यहाँ खत्म हो गया। कल हम मिलेंगे आपको एक नई क्लास में नए टॉपिक के साथ। थोड़ा सा टाइम लंबा हो गया पर इस टॉपिक को आज यहीं हमने पूरा खत्म कर दिया। कल मिलेंगे नई क्लास के साथ, और आप रिवीजन करते रहिए और अच्छे से पढ़ते रहिए, हमारा मिलना होता रहेगा। चलिए विदा लेते हैं हम आपसे इस बात के लिए। और जो मैंने क्वेश्चन करवाए हैं ये सारे जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, जितने भी कॉम्पिटिटिव लेवल के एग्जाम है जिनमें साइंस का पोर्शन होता है, उनकी दृष्टि से ये सभी क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। और एक बार नहीं, 5-5 बार नहीं, 10-10 बार ये क्वेश्चन रिपीट होते हैं। आपको अच्छे से रिवीजन करना है और क्लास को दोस्तों के साथ शेयर करता रहना है ताकि और भी लोगों को इस क्लास का फायदा मिल सके। चलिए हम खत्म करते हैं इस बात को, यही हमारा सेशन ओवर हुआ और हम मिलते हैं कल की क्लास में। धन्यवाद।